गुड इवनिंग बेटा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, लाइव वालों को? बेटा आवाज़ आ रही है नहीं आ रही बेटा? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। जो अभी एक बार संडे को अपन ने पेपर किया था, एक बार उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। वैसे तो पेपर नॉर्मल था और मेरे हिसाब से आप सबके पूरे सही हुए होंगे। कोई एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो रह गया हो, नहीं तो आपके क्वेश्चन सारे सही हुए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में आया था कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 ns2 नहीं है। इन चारों में से वो कौन सा एलिमेंट है जिसका विन्यास n-1, वॉइस नहीं आ रही है, एक बार चलाना बेटा, वॉइस आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना बेटा? अभिषेक आ रही है? ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने आपको लास्ट बताया था कि पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से प्लीज़ बात नहीं करें, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d10 और ns2 नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब है d में तो 10 रहना चाहिए और s में कितने रहने चाहिए? 2। इनमें से कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले अपन एग्जांपल लें जिंक। अब आप सबको पता होना चाहिए कि जिंक का परमाणु क्रमांक कितना? 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30। सबसे पहले जिंक से पहले जो अक्रिय गैस आती है मैंने कहा उसे लिख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। कौन सी गैस आएगी? आर्गन, क्योंकि आप सबको पता है आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। जैसे ही हीलियम भरी पहला आवर्त पूरा, नियॉन भरा दूसरा आवर्त पूरा, आर्गन भरा कितने आवर्त पूरे हो गए? तीसरा आवर्त। इसका मतलब अब ये जो जिंक आएगा वो कौन से आवर्त में आएगा? चौथे आवर्त में। आ रहा है समझ में? मैंने आपसे कहा था कि जो चौथा आवर्त है, चौथा आवर्त याद करें उसमें एक तो एस ब्लॉक का तत्व है, एक डी ब्लॉक के तत्व है और कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? पी ब्लॉक के। याद करें छठे और सातवें आवर्त में एस, पी, डी और एफ चारों ब्लॉक होते हैं। चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त और सातवां आवर्त, इसमें एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और क्या? पी ब्लॉक के तत्व रहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब अगर मैं कहूं कि अगर मैं ये कहूं n बराबर 4 है, तो मैंने कहा था जो n का मान होता है वही s और p का मान होगा। तो इसका मतलब s का मान बोलो कितना हुआ? 4s, p का मान भी क्या हुआ? 4p, और d का मान n के बराबर रहता है या एक कम हो जाता है? एक कम, 3d। आया समझ में? इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि आर्गन के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पहले तो 4s में जाएगा और उसके बाद इलेक्ट्रॉन बोलो किस में जाएगा? 3d में जाएगा। आ रहा है तक समझ में? समझ में आई बात? आर्गन तक आप कितना भर चुके? 18, 4s2, 18 और 2 20, 3d 10, कितना भर चुके? 30। समझ में आया? 18, 2 20 और 10 कितना हुआ? 30। अब मैंने कहा भरते ऐसे हैं क्योंकि भरा तो n+l नियम से जाता है, लेकिन लिखते समय चौथी कक्षा पहले लिखोगे या तीसरी कक्षा? तीसरी कक्षा। तो ये 3d 10 और ये क्या हुआ? 4s2। अब आपसे यही कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसके अंदर ns में 2 नहीं है और n-1 d में 10 नहीं है, ये छांटना है। सबसे भारी कक्षा n होती है, अंदर वाली n होती है या n-1? ns में कितने इलेक्ट्रॉन? अरे बोलो 2, लेकिन n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो इसका मतलब ये तो सही है, इसमें तो 3d 10 और 4s2 आ रहा है। अब याद करें वर्ग संख्या 12 जिसमें मैंने याद कराया था जिमी कनाडा होगा, याद आया? जिमी कनाडा होगा। जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनमें d10s2 रहता है। तो इसका मतलब जिंक होगा नहीं, कैडमियम होगा नहीं, मरकरी होगा नहीं। एक बार हम ऑरम को चेक कर लेते हैं, कॉपर AgAu। याद करो कॉपर AgAu, कौन आगे आया? याद करें कॉपर के अंदर d9 का क्या हो जाता है? d10, सिल्वर में भी d9 का क्या हो जाता है? d10, और ऑरम में भी d9 का क्या हो जाएगा? d10। देखना चाहे ऑरम का परमाणु क्रमांक कितना? 79। ठीक है, अब जरा देखो ऑरम से पहले कोई अक्रिय गैस आती है क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और क्या? जीनॉन। जीनॉन जैसे ही आप भरोगे तो देखें कितने परमाणु क्रमांक तक भर जाएगा? 54। अरे आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? जीनॉन
अब सोचो आप जीनॉन है, हीलियम भर गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, कितने आवर्त भर गए? 5। कौन सा आवर्त चालू हो जाएगा? छठा। छठे आवर्त में एस भी आता है, एफ भी आता है, डी भी आता है, और कौन आता है? पी। जो एन का मान वही एस का मान और पी का मान। एफ का मान क्या बताया था? n-2, 2 कम, यानी 4f। और डी का मान क्या बताया था? 5d। आया समझ में? अब इसको भर के एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे 79 भरने ना इलेक्ट्रॉन, तो बोलो कैसे भरोगे? 79 एक बार यहीं चेक कर लेते हैं। जीनॉन, कितना भर चुका जीनॉन तक? 54। फिर 2 इलेक्ट्रॉन बोलो किस में जाएंगे? 54 और 2 कितना हुआ? 56। फिर 14 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे? 4f, 14 और 5d क्या? 9। चेक करो जरा, 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 9 79। आया ध्यान? भरते ऐसे हैं, लिखते समय आप पहले किसको लिखोगे? 4f 14, फिर किसको लिखोगे? 5d 9, और फिर किसको लिखोगे? 6s2। आ रहा है ध्यान? याद करें कॉपर AgAu, इनमें क्या होता है? जो डी कक्षक है वो पूर्ण पूरित होने के लिए जो s के इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाएंगे? डी में। D10 होते ही डी कक्षक पूर्ण भरा हो जाएगा, और डी कक्षक को क्या मिलेगा? परमाणु को क्या मिलेगा? स्थायित्व मिलेगा। और रीजन एक और बताया था कि 5d और 6s का एनर्जी लेवल लगभग समान होता है, तो 6s के इलेक्ट्रॉन किस में कूद जाते हैं? 5d में। और विन्यास 5d 9 होता है या 5d 10 होता है? 5d 10, और क्या हो जाएगा? 6s1। अब ध्यान से देखें, ns2 है या ns1 है? अरे बोलो, ns1। और n-1d में तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, लेकिन ns में कितना है? 1। इसीलिए हमारा जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या गया? Au। क्योंकि जिंक के अंदर D10S2 है, कैडमियम में भी D10S2 है, मरकरी में भी D10S2 है, लेकिन कॉपर AgAu में D10S1 है, Ag में भी D10S1 है, Au में भी D10S1 है। क्योंकि इसके अंदर होता तो D9S2 है, लेकिन वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? D10S1 में। ऐसा क्यों होता है? पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण। आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, ये अभी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी बताया था। निम्न में से वो अणु कौन सा है जिसकी बंध ऊर्जा इनमें से सबसे ज्यादा है? तो मैंने इसको एक्सेप्शन के रूप में भी याद करवाया था, और वैसे भी मैंने कहा था अगर हम इसको सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे? पहले फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, और फिर आयोडीन है। अगर मैं ये देखूं, मुझसे ये पूछ रहा है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, किसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, किसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? तो सीधी सी बात है, जो बॉन्ड मजबूत होगा उसको तोड़ने में एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही बता चुका, ये जो बॉन्ड की मजबूती है, सहसंयोजक बॉन्ड की मजबूती है, ये ओवरलैपिंग पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग एन के मान पर निर्भर करती है। ओवरलैपिंग किस पर निर्भर करती है? एन। याद करें, फ्लोरीन में 2p अर्धपूरित कक्षक, इस फ्लोरीन का भी कौन? 2p अर्धपूरित कक्षक। तो F2 के अंदर जो फ्लोरीन के बीच में जो ये सहसंयोजक बंध बना है, ये कौन से अतिव्यापन से बना है? 2p। क्लोरीन वाला बोलो किससे बना होगा? 3p। ब्रोमीन वाला किससे बना होगा? 4p। आयोडीन वाला बोलो किससे बना होगा? 5p। अरे आ रहा है याद? बताएं सबसे अच्छी अतिव्यापन किस में हुआ होगा? 2p में या 5p में? 2p में, क्योंकि जितना n का मान कम होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होती है, बॉन्ड मजबूत उतना अच्छा है। तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड कौन सा होना चाहिए? F2 अगर बॉन्ड मजबूत है तो इसकी बंध ऊर्जा भी कैसी होनी चाहिए? सबसे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा था एक्सेप्शन क्या है? फ्लोरीन का आकार छोटा है और उस पर 3 जोड़ी क्या होता है? लॉन पेयर होता है। इन लॉन पेयर में क्या लगता है? रिपल्सन लगता है, उसके कारण बॉन्ड टूट जाता है। उसके कारण बॉन्ड एनर्जी F2 की सबसे ज्यादा नहीं होती, बल्कि किसकी होती है? Cl2 की। तो सबसे पहले तो बोलो कौन आता है? Cl2। सेकंड नंबर पर कौन आता है? Br2। थर्ड नंबर पे कौन आता है? F2। लास्ट में कौन चला जाता है? I2। ध्यान रखें F2 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर। तो बंध ऊर्जा का क्रम याद करें,
बंद ऊर्जा में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो Cl2 की है, सेकंड नंबर पर Br2 है, थर्ड नंबर पर F2 है और फोर्थ नंबर पर कौन आएगा? I2 आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लाइव वालों को समझ में आ रहा है? अपना हैंड रेज करें अगर आप लोगों के समझ में आ रहा है तो ठीक है बेटा। मैं तो और लोग बेटा चैट में लिख दें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। ठीक है बेटा, एक बार लो बेटा, ये लो, ये हाँ रिपल्सन हो जाता है, इसीलिए क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है। इनमें मैंने क्या कहा, जो एक्सेप्शन है वो हमें ध्यान ही रखने पड़ते हैं, जो हाँ ये सीक्वेंस याद रखना पड़ता है। ऐसे तो मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी कि साहब ये फ्लोरीन में ही क्यों अप्लाई हुआ, क्लोरीन ब्रोमीन में क्यों नहीं हुआ। आ रही बात समझ में? तो फिर ये जो जैसे वही बात, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता में फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा क्यों? हम कह देते हैं कि फ्लोरीन का आकार छोटा है, आवेश घनत्व उच्च है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ेगा। हाँ तो बॉन्ड मजबूत होता है। ठीक है, हाँ 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 तो रिपल्सन कम हो जाएगा। हाँ तो इन सब में बॉन्ड एनर्जी क्या है, एक्चुअल में होनी फ्लोरीन की चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन, सेकंड नंबर पर ब्रोमीन। और फ्लोरीन में इतना रिपल्सन हो जाता है कि उसकी बॉन्ड एनर्जी Br2 से भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और वो कितने नंबर पे आ जाता है? 3 नंबर पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं आपको पहले भी मैंने क्लास में शायद बताया भी होगा, बोला भी होगा कि जो ग्रेफाइट है वो षटकोणीय परतदार संरचना है, हर कार्बन पर sp2 संकरण होता है, और ग्रेफाइट में जो परतें होती हैं और इन परतों के बीच में दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है। कौन सा बल होता है? वांडरवाल बल, और उसके कारण ये परतें आसानी से एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? फिसलती है। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रेफाइट के अंदर जो परतें होती हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप कौन सा बॉन्ड कहेंगे? वांडरवाल बल। इसीलिए इसका आंसर कौन सा बल गया? वांडरवाल बल। आ गया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने फॉर्मल चार्ज पर क्वेश्चन दिया है, इनमें आपको औपचारिक आवेश बताना है। ये जो स्टार वाला ऑक्सीजन है इसके अंदर आपको फॉर्मल चार्ज बताना है। तो मैंने आपसे कहा था जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है पर्टिकुलर जो एटम है इसके ऊपर क्या चार्ज है। जैसे मैंने अमोनियम आयन लिखा तो उससे यह पता नहीं चल रहा कि किस एटम पर कितना चार्ज है। समझ में आ रही बात? फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है पर्टिकुलर हर एटम पर चार्ज निकालना। मैं इस एटम पर देखूं कितना चार्ज है, इस एटम पर कितना चार्ज है, इस एटम पर कितना चार्ज है, उस चीज को औपचारिक आवेश या क्या कहते हैं? फॉर्मल चार्ज कहते हैं। फॉर्मल चार्ज जब भी निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी बुक। पहले फॉर्मूला दूसरा आता था, उससे भी वही आंसर आता था। अब राजस्थान बोर्ड की बुकों में लिखा हुआ है फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है नंबर 1, आप जो भी परमाणु है जिसमें निकालना है उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन देखें। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन आई बात समझ में? माइनस क्या करें? माइनस करें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितने भी उसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको गिने आप, उसको माइनस कर दें। फिर और क्या माइनस करें? माइनस हाफ क्या? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जो बॉन्ड पेयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करें? उनको भी आप क्या करें? माइनस करें। जब भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालना होता है तो हमेशा ध्यान रखें अष्टक नियम की पालना होती है। कौन से नियम की पालना है? अष्टक। मुझे इस ऑक्सीजन पर निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, इसका मतलब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अरे तभी तो अष्टक नियम की पालना होगी। 2 4 और 2 क्या? 6 6 और 2 8। जब भी फॉर्मल चार्ज हमें किसी एटम पर निकालना हो आप अपने दिमाग में रखें मुझे अष्टक नियम की क्या करनी है? पालना करती हैं। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 2 6 और 2 क्या? 8। आ रहा है समझ में? अब आपको सबको पता है मुझे इस पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। अब खुद ही पता है ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में या ऑक्सीजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। धीरे धीरे याद होने लगे होंगे। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में कितने? 6। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन ध्यान से गिनो, 2 4 और 2 6। ध्यान रखें लॉन पेयर की संख्या नहीं गिननी, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन गिनने। कितने लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 और 1 6। समझ में आया? माइनस हाफ। बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है ये बॉन्ड पेयर है। एक बॉन्ड में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2।
6 में से 6 गया तो बोलो कितना रहा, 0। 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, -1। तो ये आंसर है। अरे आया नहीं आया समझ में? अगर यही क्वेश्चन इस तरह से देखें, एनसीईआरटी में ये वाला ये एग्जांपल है, और पूरी पॉसिबिलिटी होती है डायरेक्ट राजस्थान बोर्ड एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन छपने की, तो ये पूरे चांसेस हैं, इसको अच्छे से ध्यान रखें। इस ऑक्सीजन के ऊपर जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -1 आएगा। आ रहा समझ में? एक मिनट, समझ में आ गया बेटा? अरे आए नहीं यार, बोल बेटा बता कौन सा नहीं, क्या ये समझ में आया? संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 और 2 6, माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर ही तो है, बॉन्ड है ना, बॉन्ड जो बना रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, इसलिए 2। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है? अभी हाल में एसीएफ में क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा एफ ब्लॉक का तत्व नहीं है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है, एक तो लैंथेनाइड सीरीज है और एक कौन सी है, एक्टिनाइड सीरीज है। लैंथेनाइड सीरीज परमाणु क्रमांक 58 से 71 और एक्टिनाइड सीरीज परमाणु क्रमांक 90 से कहां तक, 103। वेरी गुड, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। हमें पता है परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 ये सीरीज लैंथेनाइड सीरीज है। दूसरी थोलू 90 से लेकर बोलो कहां तक, 103 तक। टोटल एलिमेंट एफ ब्लॉक में 14 और 14 कितने हैं, 28 है। लुटीशियम ये तो दिख ही रहा है, आ रहा है समझ में? थूलियम भी है, प्रोमेथीमियम भी है। याद करें टेक्नीशियम किसका तत्व है, डी ब्लॉक का। अरे किसका है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक की 4D सीरीज याद करें, यारी जरा निभा मौत तक। अरे आया नहीं आया, मौत तक तो टेक्नीशियम है। याद करें थूलियम है, ये प्रोमेथीमियम है। पूरी सीरीज करने का, याद करने का तरीका बता चुका हूं। सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाएगी, यूरोप के गढ़ तबाले में डायन है, अरे तुम यारो लुटवाओगे। आगे याद, प्रोमेथीमियम भी आता है, थूलियम भी आता है। 4F सीरीज के अंदर केवल जो प्रोमेथीमियम है वो रेडियोधर्मी तत्व है, जबकि एक्टिनाइड सीरीज के सारे ही एलिमेंट कैसे होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। देखेंगे थूलियम कितना है परमाणु क्रमांक, खुद ही पढ़ेंगे घर पे जाके। प्रोमेथीमियम का कितना परमाणु क्रमांक है, खुद ही लिखेंगे। लुटीशियम का कितना है, दिख ही रहा होगा 71 है, खुद ही कॉपी में लिखेंगे। टेक्नीशियम का कितना है, अरे आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने वर्क खुद ही करेंगे, घर जाके लिखेंगे टेक्नीशियम का इतना, थूलियम का इतना, प्रोमेथीमियम का इतना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक्टिनाइड तत्व का सीरीज का तत्व नहीं है? मैं लिख भी देता हूं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। अरे आया ध्यान, देख लेते हैं जरा। थोरियम कितना, 90, प्रोटेक्टिनियम कितना, 91, यूरेनियम कितना, 92, नेपच्यूनियम कितना, 93, प्लूटोनियम कितना, 94, अमेरिशियम कितना, 95, क्यूरियम कितना, 96, बर्केलियम कितना, 97, कैलिफोर्नियम कितना, 98, आइंस्टीनियम कितना, 99, फर्मियम कितना, 100, मेंडेलिवियम कितना, 101, नोबेलियम कितना, 102, लॉरेंसियम कितना, 103। इनमें से कौन सा तत्व एक्टिनाइड सीरीज का है? तो दिख रहा होगा आपको थोरियम, एसीएफ में आया था इसी साल 2021 में। इनमें से एक्टिनाइड सीरीज का कौन सा तत्व है? तो आपको वैसे भी याद है थोलू 90 से 103 एक्टिनाइड सीरीज है। दिख रहा होगा लैंथेनम, लैंथेनम याद करें परमाणु क्रमांक 57। लैंथेनम के बाद जो सीरीज आती है वो लैंथेनाइड सीरीज है। शीलू 58 से लेकर कहां तक आती है, 71 तक। याद करें लैंथेनम 3D सीरीज का एलिमेंट, 4D सीरीज का एलिमेंट या 5D सीरीज का, 5D सीरीज का। 5D सीरीज का पहला एलिमेंट कौन है, लैंथेनम। दूसरा एलिमेंट हैफनियम 72 से लेकर मरकरी कहां तक आएगा, 80 तक आएगा। याद करें गैडोलिनियम, गैडोलिनियम परमाणु क्रमांक 64 है। याद करें 4F सीरीज का एलिमेंट है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो एलिमेंट है वो 4F सीरीज के एलिमेंट है। अगला लुटीशियम, आपको अभी बताया कैसे याद करोगे, शीलू। अरे कैसे याद करोगे, शीलू। सीरियम 58 है, लुटीशियम कितना है, 71 है, तो थोरियम हो गया। परमाणु क्रमांक कितना, 90। अरे आया नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये वाला क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आया, फर्स्ट ग्रेड में आया,
इस साल ACF में भी आया कि गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएं। आपको परमाणु क्रमांक बाकायदा कितना दे रखा है, 64। समझ में आ रहा है? गैडोलीनियम, गैडोलीनियम। जिनको 4F सीरीज ध्यान है, 4F सीरीज एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। 4F श्रेणी, 4F श्रेणी, 4F श्रेणी जो है वो परमाणु क्रमांक बोलो कहां से चालू होती है, 58 तक, 58 से, और बोलो कहां तक जाती है, 71 तक। अरे कहां तक जाएगी, 71। अब 58 से 71 वालों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बने? तो आप देखो जस्ट इनसे पहले कौन सी अक्रिय गैस है, अरे बोलो तो सही, जीनॉन। जीनॉन का परमाणु क्रमांक 54। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, बोलो कितना आवर्त भर गया, 5। इसका मतलब ये जो गैडोलीनियम है ये 5वें आवर्त का एलिमेंट है या छठे का है, छठे का है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, जैसे ही जीनॉन भर दिया 5वां आवर्त खत्म। इसका मतलब जो भी अब एलिमेंट है वो छठे आवर्त में है। n बराबर बोलो क्या लिख दोगे, अरे क्या लिख दोगे, 6। बोलते नहीं है, क्या लिख दोगे, 6। छठे आवर्त में पहले कौन सा ब्लॉक, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, जो S वही क्या आए समझ में, F वही रखूं या 2 कम, D वही रखूं या 1 कम, आया समझ में। मुझे पता है जीनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन 6s2 में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 4f14 में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 5d में जाएंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है। जनरली 58 से 71 में यही होता है, इलेक्ट्रॉन 6s2 फिर 4f14 में जाते हैं। 3 अपवाद हैं, 3 अपवाद हैं। कौन कौन अपवाद हैं, शीलू जीडी। कौन कौन अपवाद हैं, शीलू जीडी। गैडोलीनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 54। सीरियम का कितना, 58। लुटीशियम का कितना, 71। कौन सी श्रेणी के तत्व हैं, 4F श्रेणी के तत्व हैं। ये जो 3 एलिमेंट है 58 से 71, इनमें क्या होता है, 6s2 के बाद पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, 5d में, और फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4f में। बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 4f में। अब ये कि यही कॉन्सेप्ट यहां लगाओ, बोलो गैडोलीनियम, बोलते चले परमाणु क्रमांक कितना, अरे बोलोगे नहीं तो भगाऊंगा, परमाणु क्रमांक कितना। सबसे पहले बोलो कौन सी अक्रिय गैस लिखोगे, अरे कौन सी बताएं, लिखते समय जीनॉन। जीनॉन के बाद बोलो इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, अरे बोलो, भरते देते हैं ऐसे, 6s2। 54 और 2 कितना हो गया, 56। पहले इसमें कूद के एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, 56 और 1 कितना हो गया, फिर बचे हुए इलेक्ट्रॉन किस में, 57 और 7 कितना हो गया, अरे 57 और 7 कितना। लिखते समय बताएं किसको पहले लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे। याद रखें गैडोलीनियम में D में कितना इलेक्ट्रॉन, F में कितने, रीजन क्या, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, D में चला गया। आया समझ में, यही क्वेश्चन था। देखे जरा, गैडोलीनियम हमें पता है D में 1 रहता है, ये गया काम से, ये गया काम से, ये आएगा, ये तो D2 है। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें। यूरोपियम आपसे पूछा गया सेकंड ग्रेड 2013 में। यूरोपियम परमाणु क्रमांक कितना, 63। परमाणु क्रमांक कितना, 63। समझ में आई। बोले सबसे पहले कौन सी अक्रिय गैस लिख दोगे, अरे बोलो, जीनॉन तक कितना भरा, जीनॉन के बाद किस में जाएगा, 54 और 2 कितना हुआ, फिर 7 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे। यूरोपियम अपवाद थोड़ी है, इसमें तो 5d 0 ही रहता है। तो देखो 5d 1 ये तो हो नहीं सकता। अब देखें, अभी भी कहा इसको भरेंगे तो ऐसे लिखते, लेकिन लिखते समय पहले क्या भरोगे, 4f7, फिर क्या लिखोगे, 6s2, चौथा ऑप्शन। अरे आया नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से कौन सा ऐसा लैंथेनाइड है जो F14 विन्यास रखता है, F14 विन्यास रखता है, जनरली जिसमें F14 विन्यास हो। तो अब आपको एक एक एलिमेंट का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक बोले, सीरियम का बोले, इटरबियम का बोले, अरे इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए, इटरबियम का बोले, इटरबियम का बोले, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इटरबियम,
परमाणु क्रमांक कितना, बोलो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में, जीनॉन भरते ही कितने भर गए, जीनॉन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे, 6s2 54 और 2 कितना हो गया, फिर 4f में कितने जाएंगे, अरे बोलो 14, 56 और 14 कितने हो गए 70। बताएं भरते ऐसे हैं लेकिन लिखते समय चौथी कक्षा को क्या करेंगे, पहले 6s2 को कहाँ रखेंगे, बाहर, इटर्बियम क्या बना दूं +2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4f से जाएंगे 6s से, तो F14 विन्यास इसमें से किस में है, अरे आया नहीं आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये टाइटेनियम थर्ड है, टाइटेनियम थर्ड है, इसमें पेपर में करेक्शन कर लेना, टाइटेनियम में थर्ड है ये, ठीक है। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालने को कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण, क्या निकालने को कह रहा है, चुंबकीय आघूर्ण। याद करें चुंबकीय आघूर्ण मैंने समझाया था, फॉर्मूला वापस बता देता हूं, डी कक्षक में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनके चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला √n+2, √n+2 यूनिट क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन। n किसकी संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n किसकी संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन क्या दिया, टाइटेनियम +3, कौन सा ऑप्शन है, टाइटेनियम +3। बाद में +3 बनाएंगे, पहले टाइटेनियम में भरेंगे, पहले किस में भरेंगे, टाइटेनियम। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना, 22, कितना 22। इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आएगी, आर्गन। आर्गन के बाद बोलो 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4s में, किस में, 4s में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 3d2। अरे आ रहा समझ में, भरते ऐसे हैं, लिखते समय आप क्या करोगे, 3d2, फिर क्या करोगे, 4s2। टाइटेनियम कितना दिया है, +3, अरे कितना दिया है, +3। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 तो s से, 1 किससे जाएगा, d से। याद करें 3d उपकोष, d उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बना है, 5। d1 का मतलब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1। फॉर्मूले में लगाओ, 1 + 2, 2 और 1 कितना हुआ, 3। 3 का अंडरूट लोगे तो बोलो कितना आएगा, 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अरे आ रहा है समझ में। तो इसका मतलब पहले वाले का जो आंसर है वो 1.73 है और ऐसा ऑप्शन आपके सामने सेकंड है। अब जरा वैनेडियम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिर आप खुद ही कर लेंगे। वैनेडियम, बोले वैनेडियम परमाणु क्रमांक कितना, अरे जो नहीं बोलेगा भगाऊंगा। परमाणु क्रमांक कितना, सबसे पहले क्या भरोगे, आर्गन तक कितना भरा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन किस में, 18 और 2 कितना हुआ, फिर 3d में कितने भरोगे, पहले किसको लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, नहीं बोलेगा पाप लगेगा, ध्यान रखना गुरुजी का। वैनेडियम बोलो किस फॉर्म में है, +2, 2 इलेक्ट्रॉन किससे जाएंगे, 4s से। 3d में बताओ डी उपकोष कितने कक्षकों से मिलकर बना, हुंड के नियम के अनुसार पहले सभी कक्षकों में क्या भरा जाएगा, 1-1 इलेक्ट्रॉन। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन दिख गए, 3। फॉर्मूला चुंबकीय आघूर्ण निकालने का क्या है, √n+2, यूनिट कौन सी है, बोर मैग्नेटॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3। 3 + 2, 3 और 2 5, 5 √15, √15 का मतलब 4 से कम मान आना चाहिए। 4 से कम मान वाला बोलो कौन सा आंसर है इसके अंदर, 3.87। अब तो कर लोगे, आगे समझ में, अरे आया नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव वालों को बेटा समझ में आ रहा है, आज बॉटनी क्लास नहीं है बेटा, आज सर को कोई काम है, बताएं लाइव वालों को आ रहा है, ठीक है अच्छे से, अरे हाँ या ना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, याद करें लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम, लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम याद करें। लैंथेनाइट संकुचन के कारण 4D संक्रमण श्रृंखला के तत्व और 5D संक्रमण श्रृंखला के तत्वों का आकार लगभग कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। याद करें 3D सीरीज, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 का मतलब थर्ड बी। याद करेंगे ये 3D सीरीज, ये 4D सीरीज, ये 5D सीरीज, याद करेंगे स्कूटी, यामा, लाना, एक से मतलब नहीं, हमें यही देखना है, स्कूटी, यामा, लाना, एक। होता क्या है, जो 3D सीरीज है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बोले 21, इट्रियम का कितना 39, लैंथेनम का कितना 57।
यहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं लगता लैंथेनाइड संकुचन का, क्योंकि लैंथेनाइड संकुचन परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बाद वाले तत्वों पे चालू होगा, क्योंकि लैंथेनाइड सीरीज ही कहां से चालू होती है, 58 से। तो पहले वाले एलिमेंट्स पर लैंथेनाइड संकुचन नहीं लगेगा, सिंपल नियम लगेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बोलो क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है। स्कैंडियम से बड़ा कौन होगा, इट्रियम, इट्रियम से बड़ा कौन होगा, लैंथेनम। याद करें फोर्थ बी, आजकल फोर्थ बी को बताएं जरा, ग्रुप नंबर क्या कहते हैं, 4। याद करें, थोड़ी सी चाय देना, टी जरा हाफ, क्या देना, टी जरा हाफ। याद करें, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22, जिरकोनियम का कितना 40, हैफनियम का 58 है या 72 है, क्योंकि 58 से 71, तो यहां बीच में कौन सी सीरीज फंस गई, लैंथेनाइड सीरीज फंस गई। टाइटेनियम से बड़ा कौन है, जिरकोनियम, लेकिन जिरकोनियम और हैफनियम की साइज कैसी, बराबर। कौन सा संकुचन उत्तरदायी है, लैंथेनाइड संकुचन। याद करें फिफ्थ बी, ग्रुप नंबर 5, इस वो नवाब था साहब, नवाब आदमी है वो, 23, 41 और क्या करें 73। वेनेडियम से बड़ा कौन, अरे वेनेडियम से बड़ा कौन, नायोबियम और टेंटेलम कैसे, कौन सा संकुचन उत्तरदायी, बस हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए इसी बात से। लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनमें से वो कौन सा युग्म है जिनकी परमाणविक त्रिज्या आपस में समान होती है, तो अभी भी बताया जिरकोनियम और कौन, हैफनियम। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, निम्न लैंथेनाइड्स में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है। अभी अभी मैंने कहा था जो 4F सीरीज होती है, देखिए एक्टिनाइड सीरीज के तो सारे तत्व रेडियोधर्मी, 4F सीरीज लैंथेनाइड सीरीज में एक ही तत्व ऐसा है जो रेडियोधर्मी है, और वो तत्व आप सबको मैं बार बार बोलता हूं, कौन सा है, प्रोमेथीमियम। कौन सा है, प्रोमेथीमियम। प्रोमेथीमियम 4F सीरीज का एलिमेंट है, लैंथेनाइड श्रेणी का एलिमेंट है। 4F सीरीज के अंदर एक ही एलिमेंट रेडियोधर्मी तत्व है, वो कौन सा है, प्रोमेथीमियम है। एक्टिनाइड सीरीज के सारे तत्व रेडियोधर्मी है। एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेकर कहां तक आएगी, 103 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, अभी अभी बताया था ट्विंस किसे कहते हैं। ट्विंस का मतलब वही है जो एक जैसे दिखें, ट्विंस यही तो होता है। अरे दोनों एक जैसे दिखते नहीं दिखते, सीता गीता दोनों हेमा मालिनी थी ना उसमें, अरे हाँ या ना। और कौन सी पिक्चर थी ऐसी, अरे तुम तो पिक्चर ही नहीं देखते पुरानी, श्रीदेवी की थी ना चालबाज वही तो थी उसमें, सीता गीता ही तो थी, एक हेंटर वाली एक बिना हेंटर वाली। मुझे लगता है तुमने पुरानी पिक्चर नहीं देखी। तो ट्विंस का मतलब यह है, अच्छा देखिए क्या, ठीक है फिर ठीक है, कौन सी, जुड़वा तू, हाँ। तो यहां भी मतलब वही है, ट्विंस मतलब जो एक जैसे दिखे। तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण जिरकोनियम और हैफनियम की साइज कैसी है, समान, दोनों एक जैसे दिखते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अभी भी बताया था, वो नवाब था, वो तो आगे तक चलता है, वो नवाब था। नायोबियम और कौन, टेंटेलम। तो ऑप्शन है क्या, नायोबियम और टेंटेलम, कौन सा ऑप्शन है, चौथा। अरे आया समझ में, ये सब रट जाएंगे, चिंता मत करो एग्जाम तक। बस इनको जो अपनी ऐप के अंदर माइनर टेस्ट के नाम से मैंने अलग से फोल्डर बना रखा है, वो सबके लिए ओपन है, तो उसको जब मन करे बैठे बैठे कहानी सुना करो, सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। और यही क्वेश्चन बेटा सारे पेपर्स में रिपीट होते हैं, बेधड़क रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लैंथेनाइड प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय। अभी अभी मैंने कहा जिसके अंदर F0 विन्यास हो और जिसमें F14 विन्यास है, उनके अंदर वो आयंस कैसे होंगे, अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था इटर्बियम +2, याद करें इटर्बियम, परमाणु क्रमांक बोलते चलें, अरे परमाणु क्रमांक बोलते चलें, अरे परमाणु क्रमांक बोलते चलें, बोल ही नहीं रहे। सबसे पहले कौन सी अक्रिय गैस, जीनॉन के बाद क्या भर दूं, अरे क्या भर दूं, 6s2 के बाद क्या भर दूं, अरे क्या भर दूं, 54, 54 और 2 कितना हो गया, 56, 56 और 14 कितना हो गया, 70। पहले किसको लिख दूं, फिर किसको लिख दूं, इटर्बियम +2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब कैसा विन्यास हो गया, F14 वाला अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वो कौन सा तत्व है जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो देखिए कॉपी के अंदर देखेंगे तो मैंने लिखाया था यूरेनियम, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, आया ध्यान, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। यूरेनियम के अंदर जरा कॉपी में देखें कहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है आपने, देखो नहीं, यूरेनियम 6 तक, यूरेनियम कहां तक है, 6 तक। कॉपी में देखो
3 4 5 6। अरे आया क्या ध्यान? यूरेनियम में 6 तक। थोरियम वेरी गुड। थोरियम कहां से चालू हुआ है? +4 से। प्रोटेक्टिनियम कॉपी में देखो +4 और क्या +5, +4 और क्या +5। अब रहा एक्टिनियम समझना एक बहुत अच्छी चीज है ये। ग्रुप नंबर 3 जिसको पहले थर्ड बी कहते थे, स्कूटर, यामा, लाना 1। स्कूटर, यामा, लाना 1 ये चारों एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। कितनी होती है? +3। और एफ ब्लॉक के तत्वों की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। यही कारण है एफ ब्लॉक के तत्वों को कौन से ग्रुप में रखा जाता है? ग्रुप नंबर 3 में रखा जाता है। वो बात अलग है, बनाते उनको अलग है, लेकिन उनको ग्रुप नंबर कितने में रखा जाता है? 3 में। रीजन भी आपके समझ में आ रहा होगा ऐसा क्यों है। स्कैंडियम बोलो, इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस है? आर्गन के बाद किस में भरोगे? 18 और 2 कितना? 3D। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कैसी गैस मिल जाए? कैसा विन्यास मिल जाएगा? अक्रिय गैस। स्कैंडियम क्या बनाएगा? +3। इटर्बियम भी क्या बनाएगा? +3। लैंथेनम भी क्या बनाएगा? +3। एक्टिनियम भी क्या बनाएगा? +3। एक्टिनियम बोलो एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है या डी ब्लॉक का एलिमेंट है? अरे बोलो डी ब्लॉक। आएगी बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में से वो कौन सा डी ब्लॉक का तत्व है? ध्यान से शब्द को पकड़ना। संक्रमण तत्व, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। याद करें 3D सीरीज, याद करें 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में मैंने आपसे कहा 2 एलिमेंट हैं, एक तो स्कैंडियम और कौन सा? जिंक। ये दोनों परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते। मैंगनीज +7 तक दिखा देता है, Fe कभी +2 और कभी +3 बनाता है। लेकिन 3D सीरीज में 2 एलिमेंट ऐसे हैं, स्कैंडियम और जिंक, जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाते। स्कैंडियम तो केवल बोलो क्या दिखाता है? अरे क्या दिखाता है? जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या दिखाते हैं? +2। आ रहा है ध्यान? लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में आया था। इनमें से वो कौन सा संक्रमण तत्व की बात कर रहा है? संक्रमण तत्व जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता। ध्यान रखें वो तत्व कैसा होना चाहिए? संक्रमण तत्व होना चाहिए। याद करें जिंक, कैडमियम, मरकरी, अनबाइयम डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन कौन से तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व। इसीलिए इसका आंसर क्या गया? स्कैंडियम। आया समझ में? संक्रमण तत्व होना चाहिए और वो वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाए। 3D में 2 एलिमेंट ऐसे, स्कैंडियम और जिंक, जो वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। लेकिन जिंक आप सबको पता है कौन सा तत्व नहीं है? संक्रमण तत्व नहीं है। इसने कहा आपको संक्रमण तत्व लेना है जो वेराइबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाए, इसीलिए आंसर क्या गया? स्कैंडियम। लाइव वालों को बेटा अच्छे से समझ में आ रहा है? अमित वगैरह बेटा, ये कौन है? रमकुड़ी झुमकुड़ी? अच्छा महेश जी, रमकुड़ी झमकुड़ी, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही बताया आपने, रमकुड़ी झमकुड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी दशा बंध निर्माण के पक्ष में होती है? याद करें मैंने कहा था बंध निर्माण क्यों होता है। मैंने कहा था बंध निर्माण के लिए कॉन्सेप्ट यह है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी। याद करें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या कम हो जाती है? कम हो जाती है। याद करें बॉन्डिंग जब होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम होती है। खुद ही सोचें, एक ये रहा परमाणु, एक परमाणु ये रहा, दोनों दूर दूर हैं। ये लड़का है और ये लड़की है, दोनों दूर दूर हैं। समझ में आ रही है बात? अब इन दोनों की शादी करनी है, दोनों पास आएंगे, घर वाले इनको पास लाएंगे। अरे हाँ या ना? इनके बीच में बॉन्ड कब बनेगा? जब इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तभी तो बॉन्ड बनेगा। इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका नाभिक इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण भी लगेगा। ये बॉन्डिंग तभी हो सकती है जब लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से कैसा हो? ज्यादा हो। अरे शादी तभी तो होगी ना, ये थोड़ी हस्बैंड वाइफ लड़ रहे, दिखाया और लड़ रहे, तू ऐसा और मैं ऐसा, फिर तो होने का सवाल ही नहीं है। अरे समझ में आई बात? 2 परमाणु पास पास आए, वो पास पास आके बॉन्डिंग तभी कर बना सकते हैं जब लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से कैसा हो? ज्यादा हो। तो समझ में आ गया होगा बॉन्ड निर्माण के लिए चीजें क्या है? आकर्षण ज्यादा होना चाहिए, सही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया का हर सिस्टम स्टेबिलिटी चाहता है। कोई भी आपने पेन नीचे फेंका तो आप सबको पता होगा स्थितिज ऊर्जा कम होने लग जाती है। दुनिया का हर सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी चाहता है,
और स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो? मिनिमाइज हो। बॉन्डिंग के रीजन मैंने आपको बताए थे, अष्टक नियम को प्राप्त करने की प्रवृत्ति, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। याद करें, ये वाला मैंने ग्राफ भी समझाया था इस तरीके से, किताबों में बना रहता है ग्राफ, आया समझ में? तो इसीलिए इसका आंसर क्या जाएगा? अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो अष्टक नियम का अपवाद नहीं है? पहला एग्जांपल BF3। याद करें, मैंने कहा था BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। कैसा यौगिक है? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। अष्टक नियम के अपवाद का मतलब यह है, लुईस कॉसेल तो यह कहता है कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन इसीलिए त्यागता है क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन भी इसीलिए ग्रहण करता है ताकि उसकी बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कोई परमाणु किसी परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा भी इसीलिए करता है ताकि कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8। यही कौन सा नियम कहलाता है? अष्टक नियम। और ये कहता है लुईस कॉसेल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारे अणु तो ऐसे हैं जो अष्टक नियम की पालना नहीं करते, फिर भी उनका दुनिया में अस्तित्व होता है। इसीलिए अष्टक नियम का कॉन्सेप्ट आगे चलकर क्या हो गया? फेल। याद करें, बोरॉन, कल ही बताया था बोरॉन। बोरॉन के संयोजी कोष में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 3। फ्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। फ्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। फ्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़ेगा? सिंगल। आया ध्यान? तुरंत बताएं, सिग्मा बंध की संख्या कितनी है? 3। लॉन पेयर कितना? 0। सिग्मा बंध 3 तो स्टेरिक नंबर भी कितना? 3। संकरण कौन सा होगा? sp2। आकृति कैसी होगी? त्रिभुजीय समतल। अरे कैसी होगी? त्रिभुजीय समतल। 2 और 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन? 6। केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा है अपूर्ण है? अपूर्ण है। तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। मैं बात करता हूं BeI2। याद करें, बेरिलियम, लिथियम के बाद कौन आया? बेरिलियम। बेरिलियम के लिथियम के संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। बेरिलियम में कितना? 2। आयोडीन सिंगल बॉन्ड से जुड़े या डबल बॉन्ड से? सिंगल बॉन्ड से। 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। अष्टक पूरा है अष्टक अपूर्ण है? अष्टक अपूर्ण है। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? 2। स्टेरिक नंबर कितना? 2। संकरण कौन सा? sp। आकृति कैसी? रेखीय। बंध कोण कितना? 180 डिग्री। दूसरा नाम sp संकरण का विकर्ण संकरण। याद करें, जितने भी विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु होते हैं वो अष्टक नियम की पालना नहीं करते। विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु, याद करें, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बोलें 70। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना? 8। 8 दूनी 16, 17 और 16 कितना हुआ? 33। इलेक्ट्रॉन की संख्या सम में है या विषम में है? विषम। विषम इलेक्ट्रॉन वाले अणु किसकी नियम की पालना नहीं करते? अष्टक नियम की पालना नहीं करते। इसीलिए दिख रहा होगा SnCl4। काशी गए शंकर प्रभु, अरे SN10 है, कार्बन परिवार में आता है। कार्बन की बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। सिलिकॉन में भी कितने होंगे? 4। जर्मेनियम में भी कितने होंगे? 4। टिन में कितने होंगे? 4। 1 2 3 4। क्लोरीन कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल। कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल। कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल। कितने बॉन्ड पेयर? 4। 4 दूनी कितने इलेक्ट्रॉन? 8। सिग्मा बंधों की संख्या कितनी? 4। लॉन पेयर कितना? 0। 4 का मतलब संकरण कौन सा? sp3। आकृति कैसी होगी? चतुष्फलकीय। बॉन्ड एंगल कितना? 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आ गई बात? अगला चले, इनमें से वो कौन सा यौगिक है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और सहसंयोजी बॉन्ड भी है? मीथेन, आप सबको पता है, कार्बन, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड से जुड़े? सिंगल। कैसे बॉन्ड से? सिंगल। कैसे बॉन्ड से? सिंगल। कैसे बॉन्ड से? सिंगल। ये बंध कौन सा? सहसंयोजी। 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 हाइड्रोजन धातु या अधातु? अधातु। अधातु अधातु के बीच में कौन सा बंध बने? सहसंयोजन। पोटेशियम साइनाइड K+ और साथ में Cn कैसा होता है? माइनस का। C ट्रिपल बॉन्ड N, स्ट्रक्चर पता होगा। इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड कौन सा बना? आयनिक। और ये वाला बॉन्ड कौन सा? सहसंयोजी। इसीलिए आंसर क्या गया? पोटेशियम साइनाइड। KCl कैसे टूटेगा? K+ और साथ में क्या टूटेगा? Cl-। केवल कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। क्वेश्चन में कौन सा बॉन्ड पूछा? आयनिक बंध और साथ में कौन सा? सहसंयोजी। आयनिक बंध निर्माण के लिए कौन सी दशा जरूरी है? आयनिक बंध याद करें, आयनिक बंध किस किस के बीच में बनेगा? एक तो क्या होना चाहिए? धातु। दूसरा कौन होना चाहिए? अधातु। धातु क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? त्यागेगी। त्यागने के लिए आकार छोटा होना चाहिए या आकार बड़ा होना चाहिए? क्योंकि अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन छूटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब धातु का आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। अधातु का आकार बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन धातु का आकार बड़ा होना चाहिए, अधातु का आकार छोटा होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, धातु धनायन बड़ा होना चाहिए, ये बात सही है। अब अपन ने कल एक चीज और पूछी थी इसमें, ठीक है। अब देखें,
मैंने कल आपसे कहा था कि जब आयनिक बंध बनता है तो उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस लिखाई थी कॉपी में। आयनिक बंध निर्माण के लिए पहली शर्त, धातु का आकार कैसा, बड़ा, अधातु का आकार कैसा, छोटा, धातु का आयनन विभव कैसा, निम्न, अधातु का आयनन विभव अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी, ज्यादा, और साथ में जालक ऊर्जा भी कैसी, ज्यादा। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अरे आया समझ में? तो अपना ऑप्शन क्या लग रहा है, क्या क्या हो गए, बी और सी। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब n के मान बराबर होते हैं, 2 2 2 2 2 2, उसमें ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होती है जब n का मान कम होता है। लेकिन जब n का मान बराबर आने लग जाए तो उन कक्षकों में ज्यादा अतिव्यापन होता है जो ज्यादा से ज्यादा दिशात्मक होते हैं। याद करें, सबसे ज्यादा अतिव्यापन SS में या PP में, क्योंकि SS तो गोलाकार है, वो तो नॉन डायरेक्शनल है, जबकि P वाले आपको पता है डंबल शेप के हैं, एक्स एक्सिस में बने हुए हैं, वाई एक्सिस में बने हुए हैं। तो याद करें, सबसे ज्यादा बोलो अतिव्यापन किस में होगा, PP में। सेकंड नंबर पर कौन आएगा, SP। लास्ट में कौन चला जाएगा, SS। देखिए इस वाले एग्जांपल्स को अभी याद रखें। इस वाली सेकंड ग्रेड में आया था, जो हाल में सेकंड ग्रेड हुई थी। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो क्रोमियम है वो +6 और +3, उसमें क्रोमियम +3 ज्यादा स्टेबल होता है। वो रीजन आपके समझ में आ जाएगा जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा कि T2G के अंदर तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, बहुत ज़्यादा सममिति आ जाती है, एक्सचेंज एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए क्रोमियम के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, +3। कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका, मिश्र धातु, मिश्रणीय मिश्र धातु। याद करें, मिश्र धातु S ब्लॉक के तत्व बनाते हैं, P के, D के या F ब्लॉक के, F ब्लॉक के। मिश्र धातु में याद करें 95% कौन सी श्रेणी के तत्व है, लैंथेनाइट श्रेणी के। 5% क्या है, आयरन। अल्प मात्रा में सल्फर, कार्बन और क्या है, कैल्शियम। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा है, जो हमारी मिश्र मेटल्स होती है उसमें लोहा है, सल्फर है, कार्बन है और उसके साथ साथ 95% क्या पाया जाता है। तो बोलो कौन सी सीरीज के तत्व होते हैं, लैंथेनाइट। और लैंथेनाइट सीरीज में भी सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट होता है, सीरियम। कौन सा होता है, सीरियम। अगला क्वेश्चन वही लैंथेनाइट संकुचन का परिणाम। याद करें, साइज, एटॉमिक नंबर। याद करें, कॉपी में लिखाया लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयनिक त्रिज्या में लगातार क्या आती है, कमी। इसी चीज को कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लैंथेनम +3 से लुटीशियम +3 तक जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, आकार क्या होगा, कम होगा, वही चीज क्या कहलाएगी, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब लैंथेनम, याद करें लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना, 57। कितना है, 57। ये तो साइज में कैसा होगा, बड़ा। लेकिन लुटीशियम साइज में बड़ा होगा या छोटा सा होगा, छोटा सा। जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, 57 से 71 के बीच का स्टाइल यही है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसकी साइज तो छोटी होगी, और जिसका परमाणु क्रमांक बड़ा होगा उसकी साइज कैसी होगी, बड़ी होगी। तो दिख रहा होगा लैंथेनम का परमाणु क्रमांक कितना, अरे बोलो, सीरियम का कितना, प्रोमेथियम का कितना, देखो जरा बताओ। अरे लगाओ वही कॉन्सेप्ट, मुझे तो पता है, तुम भी तो बताओ। अरे बता, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी समझाए, यूरोप के गढ़ तबाले में क्या डायन है। अरे तुम यारो लुटवाओगे, अब बताओ कहाँ पर है प्रोमेथियम। अरे सोचो तो कितना, हाँ, सिर पर 9 दिए रखकर परमेश्वरी, वेरी गुड। सीरियम 58, प्रेसिमोडीमियम 59, नियोडीमियम 60, प्रोमेथियम 61, प्रोमेथियम 61। इटरबियम अभी भी अब तो याद हो गया हो, कितना है, 70। बोलो इसके अंदर जिसका परमाणु क्रमांक बड़ा है उसकी साइज तो छोटी है, तो बोलो सबसे छोटा कौन, अरे सबसे छोटा कौन, इटरबियम +3 से बड़ा कौन, प्रोमेथियम +3। प्रोमेथियम +3 से बड़ा कौन, और सीरियम +3 से बड़ा कौन, आ गया होगा समझ में। हाँ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ लिखा है ना, बढ़ता हुआ। बढ़ता हुआ यही तो होता है, जहां चोंच खुली होती है ना, वो बढ़ता हुआ। आई बात समझ। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका।
एक्टिनाइट सीरीज में 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कौन कौन से? नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम। नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, ये दोनों एलिमेंट ऐसे हैं जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एफ ब्लॉक के तत्वों की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। यही कारण है कि उनको ग्रुप संख्या किस में रखा जाता है? 3 में, क्योंकि उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3 होती है। हाँ बेटा, लाइव वाले बताएं बेटा, पेपर समझ में आया आप लोगों के? बेटा आया नहीं आया? ध्यान रखें, आपके पास जो -1 -2 है ना, जो आपके पास, वो लगातार जितने भी टेस्ट होंगे वो अलग से एक फोल्डर बना हुआ है, उसको जब मन हो तभी देखो उसको, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन रट जाएंगे आपको एग्जाम तक। ओके बेटा, थैंक यू बेटा आज के लिए। आज बॉटनी वाले सर छुट्टी पे हैं बेटा, आज इतना ही होगा, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। क्या PDF? महेश जी PDF नहीं, आप क्लास देखो और कंटेंट में मैं डाल दूंगा जो बुकलेट्स है। थैंक यू।